मेन स्ट्रीम स्कूल में सफलता की ओर प्रयास के इस वेबिनार सीरीज के पहले वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेन स्ट्रीम स्कूलों के साथ साझेदारी में पार्टनरशिप में डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों का सपोर्ट करना। इस वेबिनार के दौरान मैं डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग या कभी कभी सिर्फ डेफ ये टर्म्स इस्तेमाल करूंगी, ये वर्ड्स इस्तेमाल करूंगी। आई नो कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, कर्णबधिर, हियरिंग इम्पेयर्ड, दिव्यांग, लेकिन इस वेबिनार के लिए डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तो मेन स्ट्रीमिंग ये टॉपिक लिसनिंग टुगेदर के 5 सालों में और हमारे करियर्स में बहुत बार आया है। ऐसा टॉपिक जिसके आजू बाजू में बहुत टेंशन है, जिसके आजू बाजू में बहुत चिंता है, जिसके बारे में बहुत सवाल है। तो हमने, हमारी लिसनिंग टुगेदर की टीम ने, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स मिलकर ये वेबिनार बनाया है, जिसमें आपको, पेरेंट्स को और प्रोफेशनल्स को इस पार्टनरशिप के बारे में हम जानकारी दे सके। तो जैसा आपको, आप फीडबैक देना चाहे, प्लीज हमें फीडबैक देते रहिए। मेन स्ट्रीमिंग के कई अंग होते हैं, कई एस्पेक्ट्स होते हैं और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। 1 घंटे में उसके बारे में कुछ ज्यादा डीप में हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हमने ये 5-6 वेबिनार के सेशन रखे हैं। हमारी ये इच्छा है कि हमारी ये होप है, ख्वाहिश है कि आज के वेबिनार के बाद, आज आप जो कुछ भी सीखेंगे वो इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होगी। आप इसके बारे में और बोलेंगे आपके फैमिलीज के साथ, आपके प्रोफेशनल टीम्स के साथ, और हमें फीडबैक देते रहेंगे। तो इस कॉन्वर्सेशन, इस मेन स्ट्रीमिंग के टॉपिक की शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन से: क्या बच्चा मेन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है? 2 साल पहले हमने इसी टॉपिक पर इन डिटेल एक वेबिनार किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज उसे देखिए। अगर आपको ईमेल द्वारा इस वेबिनार का लिंक मिला तो उस वेबिनार, उस ईमेल में इस वेबिनार की लिंक भी थी। वो इंग्लिश में है, लेकिन उसकी हिंदी वीडियो भी हम जल्द ही रिलीज करेंगे। तो बहुत ही संक्षेप में, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि क्या बच्चा मेन स्ट्रीम के लिए तैयार है, उसमें 5 चीजों के बारे में हमें सोचना है। पेरेंट्स को ये सोचना है और प्रोफेशनल्स जो पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको ये पेरेंट्स को सोचने के लिए मदद करनी है। तो पहला उसमें कंसिडरेशन है, पहला मुद्दा है कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, करंट फंक्शनिंग लेवल, वर्तमान कार्य स्तर, और उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है। क्या हियरिंग एज के मुताबिक बढ़ रहा है, क्या लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो रही है, और हमें कहाँ तक जाना है, हमारा डिजायर्ड आउटकम, वांछित परिणाम क्या है। बच्चे की ये जो प्रोग्रेस है, कीप अप या कैच अप या मूव अप, उसके लिए बच्चे को क्या सपोर्ट की जरूरत है। क्या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी थेरेपी की जरूरत है, क्या टीचर ऑफ द डेफ के साथ काम करने की जरूरत है, क्या कोई रीडिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत है, या कुछ नया इम्प्लांट प्रोग्रामिंग या मैपिंग या हियरिंग एड प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। और ये जो कुछ भी जरूरतें होंगी, वो कौन दे सकता है और कहाँ दे सकता है। क्या ये जरूरतें मेन स्ट्रीम स्कूल में उनको पूरा किया जा सकता है, कि क्या स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल ट्यूशन या थेरेपी की जरूरत है। ये भी हमें सोचना है कि बच्चे के क्या अधिकार है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, और अभी ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत, बच्चों को जो डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग है, रेगुलर स्कूल्स में, मेन स्ट्रीम के स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार है। उसके बारे में अभी कुछ डेवलपमेंट चालू है, सभी स्कूल्स बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन बच्चे के क्या अधिकार है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और ये सारी जानकारी जब पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स के पास हो, तो मेन स्ट्रीम स्कूल से मिलकर हमें बच्चे के लिए क्या वकालत करनी है, क्या एडवोकेसी करनी है, इसके बारे में सोचना है। तो जब हम
बच्चा मेन स्ट्रीम के लिए रेडी है या नहीं, इसके बारे में सोचते हैं, तो उसका एक आंसर हो सकता है कि हाँ रेडी है। लेकिन एक आंसर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, अभी रेडी नहीं है, अभी और 1 साल स्पेशल स्कूल में हमें जाना है ताकि हम लैंग्वेज डेवलप कर सके, या और 1 साल घर पे रहना है, प्री स्कूल में जाना डिले करना है, जो कुछ भी हो। लेकिन अगर आंसर है कि हाँ बच्चा रेडी है, तो फिर कौन से स्कूल में जाएगा, ये एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम बोलेंगे। लेकिन ये स्कूल में जाना ये एक बात हो गई, और ये जो सारे और टाइप के कंसिडरेशंस है, लैंग्वेज की स्किल्स क्या है, फ्रेंडशिप्स कैसे करता है, रीडिंग और एकेडमिक्स में क्या चल रहा है, स्पीच की क्लैरिटी क्या है, हियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे एस्पेक्ट्स है मेन स्ट्रीम के, विभिन्न अंग है मेन स्ट्रीम के, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जैसे समय जाता रहता है वैसे बदलते हैं। इसको और एक तरह से हम देख सकते हैं कि डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के, जैसे वो स्कूल में है, जैसे वो स्कूल में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, वैसे उनकी जरूरतें बदलती है, चाहे वो लिसनिंग में हो या लैंग्वेज में हो या रीडिंग या एकेडमिक्स। तो शुरुआत के सालों में हम इन अर्ली लर्निंग स्किल्स पर काम करते हैं, लेकिन बहुतांश बच्चे जब जब 3 या 4 साल की उम्र में स्कूल में जाते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उनकी और काफी डेवलपमेंट अभी होने को है, जिस पर हियरिंग लॉस का परिणाम हो सकता है। और उसके लिए हमें जागरूक रहना है, हमें उनको सपोर्ट करना है, हमें प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करनी है। अगर इस एरियाज में कोई कमजोरियां दिखाई देती है, तो हमें उसको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट किया, 1 साल थेरेपी की, अभी बच्चे को जिंदगी में और कुछ सपोर्ट नहीं लगेगा। दैट इज जस्ट नॉट ट्रू। तो इसके बारे में भी सोचना है। इसलिए मेन स्ट्रीम के ये जो साइकिल है, ये जो सर्कल है, इसके विविध अंगों पर हम आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहेंगे। आज हमारा फोकस है स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप, मेन स्ट्रीम स्कूल के साथ पार्टनरशिप, बिकॉज वो हमारी पहली स्टेप है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप और किस एरियाज के बारे में सुनना चाहेंगे। और प्लीज हम जब ये सर्वे भेजेंगे 1-2 दिन में, तो प्लीज हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक्स पर और जानकारी चाहिए, या सपोर्ट चाहिए, या रिसोर्सेज चाहिए। उससे हमें बहुत फायदा होगा। तो 1 मिनट ये स्लाइड पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। तो जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ये पार्टनरशिप है पेरेंट्स, बच्चे, स्कूल और स्कूल के टीचर्स, और जो कुछ भी प्रशासक, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, लीडरशिप, जो कुछ भी है उनके साथ। ये सारे लोग मिलकर इस पार्टनरशिप में है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अगेंस्ट टीचर्स, या ऐसा हमें कुछ बनाना ही नहीं है। हमें एक साथ ये काम करना है। और हमारे इस पार्टनरशिप के कई अंग है, लेकिन 5 स्टेप्स, 5 अंग हम हाईलाइट करना चाहते हैं। वो है स्कूल चुनना, स्कूल को अप्रोच करना, स्कूल स्टाफ को जानकारी देना, सपोर्ट के लिए वकालत करना, और बच्चों के चारों ओर एक टीम बनाना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, और प्लीज चैट में टाइप करके हमें बताइए कि माता पिता क्यों चाहते हैं कि बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में जाएं। माता पिता की क्या उम्मीद है कि उनके बच्चे का स्कूल का अनुभव क्या होगा। और जब हम मेन स्ट्रीम में सफलता ऐसा सोचते हैं, तो उस सफलता की परिभाषा क्या है, सफल होना कैसे दिखता है, कैसे लगता है। तो मैं 1-2 मिनट रुकती हूँ। प्लीज चैट में टाइप करके हमें बताइए कि माता पिता मेन स्ट्रीम के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। अभी शायद रिस्पॉन्सेस आएंगे, आप टाइप करके हमें बताएंगे।
अगर आप प्रोफेशनल है तो प्लीज बताइए कि आपको माँ बाप ने क्या बताया है, माता पिताओं ने क्या बताया है कि वो बच्चों को क्यों मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं। अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़े और आगे बढ़े, ये बहुत सारे अम, माँ बाप की सोच होती है, बहुत सारे पेरेंट्स की ये इच्छा होती है। डेफिनेटली, थैंक यू फॉर दैट। ओह वेरी नाइस। पेरेंट्स को लगता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे तभी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करेगी। नॉर्मल, एब नॉर्मल, ये तो बस वर्ड्स है। मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि हियरिंग है या डेफ है, राइट? तो नॉर्मल की परिभाषा तो बहुत ही अलग है, जिंदगी में कौन नॉर्मल है। नॉर्मल हियरिंग शायद, लेकिन आज तक तो मैंने कोई फुल्ली नॉर्मल इंसान को मैंने तो नहीं कभी मीट किया। या बाकी बच्चों के साथ जिनको हियरिंग लॉस नहीं है, हियरिंग बच्चों जैसे ये बच्चे आगे बढ़े, अम, वैसे बिहेव करे, इसके लिए पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में जाएं। अभी एक इसमें एस्पेक्ट ऐसा है, बस मेन स्ट्रीम स्कूल में जाए, क्लास में जाकर बैठे, या हम ये सोचते हैं कि वो क्लास का एक हिस्सा बने। वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एरिक कार्टर ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग का मकसद बस इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन बच्चों को लगना चाहिए कि मैं इस क्लास का एक हिस्सा हूँ, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। तो अभी इंडिया में इंटीग्रेशन और इंक्लूजन, समावेश, इस पर बहुत जोर है, लेकिन हमें उसके आगे जाके ये देखना है कि क्या ये बच्चा इस क्लास का एक हिस्सा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हम ये बिलीव करते हैं कि बच्चे का ये अधिकार है कि वो हियरिंग बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़े? क्या हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन मिलता है, और मैं नॉर्मल स्कूल ये टर्म इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि फिर स्पेशल स्कूल को कुछ एबनॉर्मल, कुछ अलग, कुछ गलत, कुछ कम है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मैं स्पेशल स्कूल और मेन स्ट्रीम स्कूल ऐसी ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगी। तो क्या हमें लगता है कि अगर बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन मिलता है तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई, बहुत हम उपकृत हो गए, या हमें लगता है कि हाँ ये बच्चे का अधिकार है, इसीलिए इसको मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है? तो हमें कुछ भी लगे, राइट, एज पेरेंट्स, एज प्रोफेशनल्स, हमारी कुछ भी सोच हो, ये जो रियलिटी है, ये जो वास्तव है, इसमें मेन स्ट्रीमिंग से कई चैलेंजेस है, कई चुनौतियां एसोसिएटेड है। पहला तो है स्कूल में एडमिशन। हम बहुत सारे पेरेंट्स से सुनते हैं कि एडमिशन मिलना बहुत 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 मुश्किल है। हम बहुत सारे पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स से सुनते हैं कि मेन स्ट्रीम के टीचर्स को समझ में नहीं आता कि हियरिंग लॉस का क्या परिणाम है, इन बच्चों को कैसे सिखाया जाए। कोक्लियर इम्प्लांट, हियरिंग एड की सेफ्टी के आजू बाजू में बहुत सारा टेंशन होता है। और फिर क्या बच्चा मेन स्ट्रीम में कोप अप कर सकता है? क्या वो पढ़ना लिखना सीख सकता है? क्या वो अकेला ही बैठा है? क्या उसके साथ कोई फ्रेंड्स भी है? क्या वो उसे लगता है कि वो इस क्लास का एक हिस्सा है? तो इसमें मुझे आपको पूछना है कि हम ये चैलेंजेस क्यों देख रहे हैं? क्यों हमें बार बार ये चुनौतियां दिख रही है? और मैं आपको पूछूंगी कि अगर आप पेरेंट है जो किसी मेन स्ट्रीम स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल है जो किसी मेन स्ट्रीम स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम के जो टीचर्स है, जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, उनको डेफ बच्चों को एडमिशन देने के बारे में क्या लगता है? उनकी क्या सोच है? प्लीज चैट में टाइप कीजिए।
क्या टीचर्स को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्या उनको बहुत टेंशन आ रही है, क्या उनको कंफ्यूजन लग रहा है, क्या लग रहा है उनको। मैं पिछले 20 सालों से वो टीचर्स को लग रहा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होने वाली है, शायद बहुत ही एक्स्ट्रा काम आ जाएगा। मैं पिछले 20 सालों से इस फील्ड में हूँ और उसमें से पिछले 10-12 साल मैं एज अ टीचर ऑफ द डेफ, एज अ लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, ऑडिटरी वर्बल एजुकेटर, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स के साथ बच्चों को मेन स्ट्रीम सपोर्ट के लिए काम कर रही हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस में टीचर्स और मेन स्ट्रीम स्कूल को बहुत कुछ बहुत सारी इमोशंस हो सकती है। कुछ को चैलेंज की एक्साइटमेंट हो सकती है, कुछ को लगता होगा हाँ मैंने तो ये पहले किया है, मैं फिर से इस बच्चे को मदद कर सकती हूँ। कुछ लोगों को टेंशन होती होगी, कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ अभी तो डबल हो जाएगा काम। कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे, कुछ लोगों को इससे बहुत ही ओवरवेल्म्ड महसूस होता होगा। तो इतनी सारी इमोशंस जब मेन स्ट्रीम स्कूल की होती है, स्टाफ की होती है, तो हमारी ये अपॉर्चुनिटी है, हमें ये संधि दी गई है कि हम उनको बताएं कि बच्चे जो डेफ है वो किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए जब हम स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं तो हमें एजुकेशनल एनवायरनमेंट, शैक्षणिक वातावरण क्या है, हम स्कूल्स को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, स्कूल के साथ हम क्या शेयर कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को सपोर्ट के लिए वकालत कर रहे हैं और किस तरह की टीम बना रहे हैं, इसके बारे में बहुत सोचना है। हम ये पांचों मुद्दे आपके साथ हैंडआउट में एक फ्लायर बना के, पोस्टर बना के शेयर करेंगे। लेकिन अब एक एक मुद्दे की तरफ ज्यादा गौर से देखते हैं। चूजिंग द स्कूल, स्कूल चुनना, इसके बारे में भी हमने एक वेबिनार किया है जो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जब हम स्कूल चुन रहे हैं कि क्या इस स्कूल में बच्चे की अभी की जो भी लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीच लेवल है, क्या ये स्कूल उस लेवल के लिए अप्रोप्रिएट है, योग्य है। क्या इस स्कूल में जब लोग सिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो क्या बच्चा ये सुनकर समझकर उसमें शामिल हो सकेगा, क्या ये एक्सेसिबल है। इस टॉपिक पर हम एक पूरा 1 घंटे का वेबिनार करने वाले हैं, तो प्लीज हमें तब ज्वाइन कीजिए। क्या ये स्कूल ऐसा है जो बच्चे को एडमिशन देना चाहता है, ना कि उनको देने पर मजबूर है, राइट। क्योंकि कुछ लॉ है, कुछ डोनेशन है, किसी मेंबर के कुछ कनेक्शन के थ्रू क्या ये एडमिशन मिल रहा है। क्या या इस स्कूल का स्टाफ, टीचर्स हियरिंग लॉस और डेफ बच्चों को सिखाने के लिए जो स्ट्रेटजीज है उसको सीखने के लिए ये तैयार है, इच्छुक है, मे बी इवन एक्साइटेड है। और क्या ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ, पेरेंट्स, स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स और जनरल एजुकेशन मेन स्ट्रीम के प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर क्या ये काम करने के लिए तैयार है। क्या वो समावेश, इंक्लूजन, बिलोंगिंग, अपनापन, इस फिलॉसफी में इस फिलॉसफी को बिलीव करते हैं और उसको वास्तव में लाने का प्रयास करते हैं। मैं जानती हूँ कि किसी भी स्कूल में ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये 6 चीजों के आधार पर हम स्कूल चुनेंगे, तो अगर एक स्कूल में 5 चीजें, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरे स्कूल में 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो शायद 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला स्कूल चुनना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मुनासिब होगा। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर स्कूल्स के लिए आपको चॉइस नहीं है, आपको जो स्कूल आपके एरिया में है वही जाना है। शायद आपने 10 स्कूल्स में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन एक ही स्कूल में एडमिशन मिली, तो ये चॉइसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन जब आप एक्टिवली स्कूल्स को देख रहे हैं, स्कूल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके बारे में डेफिनेटली सोचिए। और जब हम स्कूल्स को अप्रोच कर रहे हैं
तो ये सोचिए कि आपका अप्रोच क्या है, अब किस तरह से स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं, आपके जो आप शेयर कर रहे हैं बच्चे के बारे में, उससे आपका क्या एटीट्यूड दिख रहा है। तो दो चॉइसेस मैं आपको देती हूँ। अगर कोई कहता है, हेलो, मैं एक 3 साल के कोक्लियर इम्प्लांटी श्रवण बाधित बच्चे की माँ हूँ, यदि आप मेरे बच्चे को अपने स्कूल में स्वीकार करते हैं तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। इस स्टेटमेंट से, इस वाक्य से क्या एटीट्यूड, क्या नजरिया हमें दिख रहा है पेरेंट्स का। इस इस स्टेटमेंट से स्कूल्स क्या समझेंगे बच्चे के बारे में, क्या मान लेंगे इस बच्चे के बारे में या इस फैमिली के बारे में। प्लीज चैट में टाइप करके हमें बताइए। डेफिनेटली कि शायद पेरेंट्स को बच्चे के राइट्स के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी ही नहीं है। उन्हें लगता है कि स्कूल को, अगर ये स्कूल की मर्जी पर है कि क्या बच्चा इस स्कूल में जा सकता है या नहीं। वेरी गुड। और क्या एटीट्यूड, क्या टोन है, बहुत ही हेल्पलेस और नीडी है। राइट, ऐसे लग रहा है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली वेरी गुड रिस्पॉन्सेस, थैंक यू। दूसरा ऑप्शन है कि कोई बोलता है, हेलो, मेरा बेटा यश 3 साल का है, बहुत ही जिज्ञासु है, क्रिएटिव है और डायनासोर्स में काफी इंटरेस्ट रखता है। वो सुनने के लिए 2 कोक्लियर इम्प्लांट पहनता है। मैंने आपके स्कूल के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है और मुझे लगता है कि मेरा बेटा आपके स्कूल के लिए एक अच्छा मैच होगा। इस सेकंड स्टेटमेंट में, इस सेकंड डायलॉग में क्या एटीट्यूड, क्या नजरिया, क्या भावनाएं दिख रही है। जब आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ मेन स्ट्रीम टीचर, अगर आप ये दो बातें सुनते हैं, तो किस सिचुएशन में आपको लगेगा, हाँ, दिस इज पॉसिबल, मैं ये कर सकती हूँ, मे बी ये इतनी टेंशन जनक बात नहीं है। राइट, मैं चैट के कमेंट्स देख रही हूँ और लोग कह रहे हैं कि दूसरे में कॉन्फिडेंस है, अपने बच्चे के ऊपर भरोसा है, एकदम सा डायनामिक एटीट्यूड है। राइट, मुझे लगता है कि ये दूसरे ऑप्शन में पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं एज एन इक्वल, कि हाँ, हमारी बच्चे की कुछ जरूरतें हैं, सभी बच्चों की जरूरतें होती है, लेकिन हमारे बच्चे की कुछ स्ट्रेंथ्स भी है और वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ मेहरबानी के एटीट्यूड से वो ज्वाइन नहीं कर रहे। तो जब हम एज पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स ये एटीट्यूड, ये टोन सेट करते हैं, तब मेन स्ट्रीम के प्रोफेशनल्स को भी लग सकता है कि हाँ, ठीक है, दिस इज अ पार्टनरशिप, हम इस पे काम कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। और एक एग्जांपल मैं देती हूँ। समझिए कि बच्चे का एडमिशन हो गया, प्रिंसिपल ने कहा हाँ, बच्चा इस क्लास में होगा। तो मैंने हमेशा रेकमेंड किया है, यूएस में भी और इंडिया में भी, कि माता पिता बच्चे के स्कूल की टीचर को कांटेक्ट करे और मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करें। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल का। आदरणीय श्रीमती मेहता, मैं सुमिता रंजन वर्मा की माँ हूँ। प्रिंसिपल रेड्डी ने मुझे आपका ईमेल दिया और आपसे मिलने के लिए कांटेक्ट संपर्क करने के लिए कहा। मुझे बहुत खुशी है कि रंजन इस साल आपकी क्लास में पढ़ने वाला है। वो अपने सारे दोस्तों की तरह स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक है। जैसा कि आप जानते होंगे, रंजन को बायलैटरल प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है और वो सुनने में मदद करने के लिए 2 कोक्लियर इम्प्लांट पहनता है। 3 साल पहले उसके इम्प्लांट के बाद रंजन और हमारे पूरे परिवार ने उसे सुनना और बोलना सिखाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अब वो किताबों, आर्ट और क्राफ्ट में बहुत रुचि रखने वाला एक बातूनी लड़का बन गया है। मैं आपसे 20-30 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ ताकि रंजन के कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में और क्लास में वो कैसे सीखता है, इस बारे में आपको जानकारी दे सकूं।
मैं एक डेफ कोक्लियर इम्प्लांट इस्तेमाल करने वाले बच्चे को पढ़ाने के बारे में आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती हूँ। मुझे पता है कि आप अभी तक रंजन से नहीं मिली है, इसलिए मैं उसका एक छोटा वीडियो भेज रही हूँ जिसमें वह अपना परिचय दे रहा है। कृपया मुझे बताइए कि आपके लिए कौन सी तारीख और किस समय मिलना सुविधाजनक होगा। अगर कोई पेरेंट किसी टीचर को ये ईमेल भेजता है या व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? टीचर को क्या लगेगा? पेरेंट्स को क्या लगेगा? एनी आइडियाज? क्या आप शेयर करना चाहेंगे? चैट में टाइप करके बताइए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे भी ऐसा लगता है, राइट? एटलीस्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा, शायद न्यूट्रल रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट दिस इज अ पॉजिटिव स्टार्ट। Teacher would get the sense that the parent really knows what they are doing. I love this comment, right? हम कहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के एक्सपर्ट है। जब कोई टीचर ये ईमेल देखती है, ये व्हाट्सएप मैसेज देखती है, तो उसको लगेगा कि ओ, इस पेरेंट को तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, ये मेरी मदद करना चाहते हैं, राइट? कभी कभी टीचर्स को ऐसे लगता होगा कि अरे मैं तो टीचर हूँ, मुझे बच्चे को सिखाना है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझे तो डेफनेस के बारे में कुछ पता नहीं। जो पेरेंट कहते हैं कि नहीं, हमें ये मिलकर करना है, मैं आपकी मदद करूंगी और आप मेरी मदद करेंगे, तब जाके दैट बिकम्स अ मोर पॉजिटिव पार्टनरशिप। टीचर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली, आई डेफिनेटली थिंक सो। मैंने जब जब मेन स्ट्रीम टीचर्स के साथ काम किया है और जब जब डेफ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज सजेस्ट की है, तो 2-3 हफ्ते बाद टीचर्स कहती है हाँ मैंने ये किया इस एक बच्चे के लिए, लेकिन क्लास में काफी बच्चों को इसका फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, राइट, एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपने कुछ डायरेक्शंस दिए, तो चेक कीजिए कि बच्चे को समझ में आए, राइट? तो अगर टीचर कहती है हाँ सब लोग अपने मैथमेटिक्स की बुक निकालो और पेज नंबर 20 पर के पहले 5 प्रॉब्लम्स कर लो, ये हो गया 3 स्टेप डायरेक्शन। सुनने में शायद डिफिकल्ट है, समझने में शायद डिफिकल्ट है, स्पेशली जो बच्चा जो डेफ है उसके लिए। तो अगर टीचर कहती है, राइट, उस एक बच्चे के लिए, ओके क्या करने वाले हो आप? मैथमेटिक्स की बुक, पान नंबर 20, पहले 5 प्रॉब्लम, गॉट इट? तो और भी 5 बच्चों को इससे फायदा होने वाला है, और टीचर्स रिपोर्ट करती है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी, मैं तो हमेशा ही अभी ये इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो टीचर्स को ये जानना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होने से उनको भी फायदा होता है और उनकी भी लाइफ इजी होती है सिखाने की, और आपकी पार्टनरशिप बढ़ती जाती है। एक्सेलेंट। इसलिए हमें स्टाफ के साथ कुछ शेयर करना है, कुछ टॉपिक्स पर शेयर करना है, क्योंकि अधिकतम मेन स्ट्रीम टीचर्स को डेफ एजुकेशन, डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के सिखाने के बारे में ट्रेनिंग नहीं होती और एक्सपीरियंस भी नहीं होता। ये मुमकिन है कि उनके मन में कुछ गलत फहमियां हो कि डेफ बच्चे को सिखाना क्या है, डिसेबल्ड चाइल्ड, विकलांग, स्पेशल नीड्स, मे बी आपका बच्चा, और इसके लिए हमें वो वीडियो भेजना है, राइट, जहां बच्चा बोल रहा है, कुछ कह रहा है, मे बी उसका स्पीच परफेक्ट नहीं है, मे बी उसकी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी टीचर ने मन में कुछ इमेज क्रिएट की होगी, उससे उसके तो आप गलत फहमी दूर कर रहे हैं, राइट? बच्चे की ट्रू इमेज टीचर के सामने रख रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि माता पिता प्रोफेशनल्स के सपोर्ट से बच्चे के बारे में, हियरिंग लॉस के प्रभाव के बारे में, बच्चे की ताकत और जरूरतों के बारे में, एज वेल एज इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी के बारे में स्कूल को जानकारी दे। अभी जनरली जब मैंने ये किया है तो स्कूल्स का पहला सवाल होता है हियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ, तो ये कोक्लियर इम्प्लांट क्या है, ये हियरिंग एड क्या है, उसके बारे में बताइए। तो हमें
बताना है टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, आर्ट टीचर, पीई टीचर, म्यूजिक टीचर, सबको, कि बच्चा बस अपने कानून से क्या सुन सकता है और क्या नहीं सुन सकता। प्रोफाउंडली डेफ बच्चे की केस में कुछ ज्यादा सुन नहीं सकता, राइट? फिर ये भी बताना है कि बच्चा अपने कोक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड से क्या सुन सकता है और क्या नहीं सुन सकता। क्योंकि कभी कभी टीचर्स को लगता है कि अरे हाँ, उसने तो हियरिंग एड पहने हैं, कोक्लियर इम्प्लांट पहना है, सुना कैसे नहीं, राइट? अगर बहुत शोर है, अगर बच्चे की अटेंशन नहीं है, तो सुनने में डिफिकल्टी हो सकती है। और हमें ये भी बताना है कि ये जो हियरिंग टेक्नोलॉजी है, ये बस एक टूल है। इम्प्लांट लगाया, हियरिंग एड लगाया, इसका ये मतलब नहीं है कि सब समझ में आया। उसको सुनकर सीखने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये जानकारी पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को मिलके बनानी है और देनी है। इसकी बहुत सारी जानकारी आपकी ऑडियोलॉजिस्ट, आपकी थेरेपिस्ट, आपकी टीचर आपको दे सकती है, अगर आप पेरेंट्स हो तो। अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात कीजिए। क्या वो किसी को इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, या उनको इस क्या क्या प्रोफेशनल्स को पेरेंट्स को ये जानकारी देने की अभी जरूरत है? तो हियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन ये काफी नहीं है। स्कूल्स को ये भी जानना चाहिए कि बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ्स और चुनौतियाँ क्या है, बच्चे के शैक्षणिक कौशल्य क्या है, पढ़ना, लिखना, गिनना क्या उसे आता है, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलता है, बड़ों के साथ कैसे बातचीत करता है, अगर ज़रूरत हो तो क्या वो मदद माँग सकता है। और बिहेवियर के बारे में अगर कोई टिप्स या सुझाव हो, कि अगर ऐसे दिख रहा है कि बच्चा अटेंशन ही नहीं दे रहा, मुमकिन है कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, राइट? एडीएचडी नहीं है, बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, शायद ये हियरिंग लॉस से निगड़ित है, सुनने में कठिनाई है, इसलिए आपको ये बिहेवियर दिख रहा है। इन सारे मुद्दों को स्कूल के साथ शेयर करने के लिए हमारे पास काफी रिसोर्सेस है। कोक्लियर इम्प्लांट कंपनीज काफी रिसोर्सेस बनाती है, हैंडआउट है, फ्लायर है, इंफॉर्मेशनल ब्रोशर है। तो आपकी ऑडियोलॉजिस्ट से पूछिए, आपकी टीचर से पूछिए, आपकी थेरेपिस्ट से पूछिए, आपकी कोक्लियर इम्प्लांट रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए, आपकी हियरिंग एड रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए, और ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए ताकि आप स्कूल्स को इसके बारे में बता सकें। हमें स्कूल्स को ये भी, अभी हमने हियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताया है, अभी ये भी हमें उनको कन्विंस करना है और एडवोकेट करना है कि वो बच्चे को हियरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए मदद करे स्कूल में, राइट? अगर बैटरी चली जाती है, तो टीचर ये ना कहे कि हाँ ठीक है, 30-40 मिनट में फिट करेंगे, राइट, बदलेंगे। टीचर को ये पता होना चाहिए कि अरे बिना बैटरी के इसकी इम्प्लांट चालू नहीं है और इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ये बैटरी अभी के अभी बदली जानी चाहिए। और टीचर ये कर सकनी चाहिए, या बच्चा ये कर सकता है। ऐसी जगह बच्चे को बिठाना है क्लासरूम में, जहाँ वो टीचर को अच्छी तरह से सुन सके और बोर्ड पे क्या चालू है वो देख सके। कभी कभी पहली रो में, पहली पंक्ति में बच्चा बैठ सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि उसके आसपास बहुत शोर ना हो। जो कुछ भी सिखाया जाने वाला है, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, उसकी जो कंसेप्ट्स है, वो बच्चे को अगर पहले से सिखाई जाए, तो क्लासरूम में पढ़ने में बच्चों को आसानी होती है। ये पहले से सिखाना, इंट्रोड्यूस करना पेरेंट्स कर सकते हैं, या स्कूल में हो सकता है, या अगर आप स्कूल के बाद थेरेपी के लिए जा रहे हो, तो वहाँ भी हो सकता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इसके बारे में भी हम एक पूरे घंटे का वेबिनार करने के लिए तैयार है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो। हमें ये भी देखना है कि टीचर्स को ये पता हो कि हमें बच्चों की मदद करनी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मदद नहीं करनी। सोचिए कि लंच टाइम है और एक बच्चा
डेफ बच्चे को बोलता है, अरे मैंने भी आज मेथी पराठा लाया है। शायद डेफ बच्चे ने, जिसको कोक्लियर इम्प्लांट है, शायद उसने सुना नहीं सुना, तो इधर इग्नोर कर सकते हैं मैं, या कह सकते हैं, अरे आपने सुना, आपके फ्रेंड ने आपको कुछ कहा, वापस से बताइए। मैंने भी मेथी पराठा लाया है। हाँ, मैंने भी, मेथी पराठा मेरा फेवरेट है। अब यहाँ जाकर कुछ संवाद हुआ, कुछ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ एंगेजमेंट हुई। ना कि बस इग्नोर किया, या ए उसने कहा उसने भी मेथी पराठा लाया है, राइट? तो फैसिलिटेट करना है, सपोर्ट करना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी मदद नहीं करनी है। बच्चों से हमें हाई एक्सपेक्टेशंस रखनी है, उच्चतम आशाएं रखनी है, ताकि बच्चे उनकी कैपेसिटी तक काम कर सके। इसके बारे में भी हम कुछ अगले वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली एंगेजमेंट, राइट? बच्चे को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी हो, बच्चे को समावेश उसका करने की अपॉर्चुनिटी हो, संधि दी गई हो, इस तरह से टीचर्स को हमें इनकरेज करना है, राइट? अगर जरूरत हो, स्पेशली थर्ड स्टैंडर्ड के बाद, तो टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम, कुछ इंस्ट्रक्शंस हो तो बच्चे को पढ़कर दिखाना, या कुछ असाइनमेंट मॉडिफाई करना, ये सारा कंसिडर किया जा सकता है। बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि स्कूल्स कहते हैं, अरे हमने एडमिशन तो दे दिया और अब ये एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं। मेरा आंसर इसके लिए है, एक तो राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन बच्चे जिस तरह से सीखे उस तरह से सिखाने के लिए स्कूल होते हैं। हर एक बच्चे की कुछ जरूरतें होती है, डेफ हो या ना हो, और ये जो एक्स्ट्रा है, इससे अगर बच्चे को अच्छी तरह से सीखने को मिलता है, उसके हियरिंग लॉस पर के चैलेंज के आगे बढ़कर सीखने को मिलता है, तो द स्कूल शुड रियली कंसिडर इट। स्कूल से बातचीत करके स्कूल्स को कन्विंस भी किया जा सकता है। इसलिए जब हम स्कूल चुन रहे हैं, तो हमें ऐसा स्कूल चुनना है जो हमें पार्टनरशिप में हमारे साथ काम करेगा। फिफ्थ स्टेप है, और ये शुरू से ही, ये तो जिंदगी भर करना है, हमें बच्चे के आजू बाजू में एक टीम बनानी है। बस पेरेंट्स अकेले ये सारा कर नहीं सकते। वो बच्चे के विषय में एक्सपर्ट्स है, और इवेंचुअली जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खुद के विषय में एक्सपर्ट है, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो पेरेंट्स है वही बच्चे के विषय में एक्सपर्ट है। उन उन्हें मदद लेनी है ऐसे लोगों से जो लिसनिंग और लैंग्वेज और रीडिंग और एकेडमिक डेवलपमेंट के एक्सपर्ट है, जो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के एक्सपर्ट है, जो रीडिंग और राइटिंग और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट है, जो हियरिंग टेक्नोलॉजी और ऑडिटरी एक्सेस के एक्सपर्ट है। ये हो गए सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, राइट? पेरेंट्स को उनसे भी मदद लेनी है जो पेरेंट्स है लेकिन 2-3 साल आगे है। उनसे भी मदद लेनी है जो बच्चे हैं लेकिन 4-5 साल आगे है। अगर 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे से मिलता है और वो दोनों कोक्लियर इम्प्लांट पहनते हैं और स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी एक दिन बड़ा होऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, मेरा भी अच्छा होगा। 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे से मिलता है जो अभी स्कूल खत्म करके कॉलेज के बारे में सोच रहा है। कॉलेज में होने वाला बच्चा नई नौकरी जिसको लगी है, ऐसे किसी को क्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड यूजर से मिलता है। तो ये लाइफ टाइम, जो मैंने पहले इमेज दिखाई थी कि बच्चे से लेकर बड़े तक, ये जो डेवलपमेंट है उसका सेंस उन्हें आता है। तो पेरेंट्स टू पेरेंट्स सपोर्ट, चाइल्ड टू चाइल्ड सपोर्ट, ये तो हमें सेंट्रली बहुत ही इम्पोर्टेंटली उसके बारे में सोचना है। लेकिन ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, आप शायद बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हाँ ये तो सब अच्छा है लेकिन हमारे पास कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। तो मैं आपको चैलेंज करूंगी कि देखिए कि क्या आपके यहाँ कोई टीचर है जो डेफ स्टूडेंट्स में स्पेशलाइजेशन करती है, या स्पेशल एजुकेटर है जिसको डेफ स्टूडेंट्स की लिटरेसी, लैंग्वेज, स्पीच डेवलपमेंट के बारे में अच्छी जानकारी है, या कोई स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जिसको इस विषय में एक्सपर्टीज है।
मेन स्ट्रीम टीचर, जनरल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर्स, रीडिंग स्पेशलिस्ट रीडिंग राइटिंग के बारे में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और पीडियाट्रिक या एजुकेशनल ऑडियोलॉजिस्ट स्कूल में अच्छी तरह से कैसे सुन सके, क्या डेवलपमेंट करनी है, इसके बारे में भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं और आप एक पेरेंट है, तो पता कीजिए कि आपके गांव में, आपके शहर में कौन है जो आपको ये सपोर्ट कर सकता है। शायद आपके गांव और शहर में कोई नहीं है, तो ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और ग्रुप्स पर पूछिए कि क्या ऐसे लोग हैं जिनको मेन स्ट्रीम सपोर्ट का एक्सपर्टीज है, उसके वो तज्ञ है। अगर आप प्रोफेशनल्स है जो ये सुन रहे हैं, टीचर्स है, थेरेपिस्ट है, तो सोचिए क्या मेरी जो स्किल्स है, मेरी जो नॉलेज है, मैं किसी मेन स्ट्रीम क्लास में जाकर किसी मेन स्ट्रीम टीचर के साथ काम करके क्या मैं ये डेवलप कर सकती हूँ। रिटोरिकल क्वेश्चन है, हाँ डेफिनेटली आप डेवलप कर सकती है। जब मैंने ट्रेनिंग की तो आई वाज ट्रेन्ड एज अ टीचर ऑफ द डेफ स्कूल में सिखाने वाली टीचर। लेकिन जैसे बच्चे ज्यादा मेन स्ट्रीम होने लगे तो उन्हें मेन स्ट्रीम में भी सपोर्ट की जरूरत है, ये देखकर मैंने अपनी स्किल्स डेवलप की, मेन स्ट्रीम टीचर्स के साथ काम करना शुरू किया। अमेरिका में 20-30 साल पहले बहुत कम बच्चे मेन स्ट्रीम होते थे, तो सारा फोकस था डेफ स्कूल्स में बच्चों को कैसे सिखाया जाए। लेकिन अभी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 80% बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में है, और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि मेन स्ट्रीम स्कूल्स में डेफ बच्चों को कैसे सपोर्ट किया जाए। अगर आप में से कोई भी इस मेन स्ट्रीम स्पेशल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज हमें बताइए सर्वे पर, हम उसके लिए स्पेशल कुछ कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये अभी समय की जरूरत है। हमारी ट्रेनिंग बस डेफ स्कूल में लिमिटेड ना रहकर, बस क्लिनिक या इम्प्लांट सेंटर में लिमिटेड ना रहकर मेन स्ट्रीम स्कूल्स तक टीचर्स को, स्पेशलिस्ट को जाने की जरूरत है। तो ये जो टीम है, ये हमें बनानी है और उसको बढ़ाना भी है, उसको नर्चर करना है किसी पौधे की तरह, ताकि वो बड़ा होए, फूले फले। तो ये हम कैसे करेंगे, राइट? हमारी टीम के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशन में रहकर, कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखकर, ये व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है या ईमेल या गूगल ड्राइव पर आप शेयर कर सकते हैं। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बस हमें उनके रेगुलर, बस कोई प्रॉब्लम हो तो ही नहीं जाना है, लेकिन हमें स्कूल के एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है। अगर क्लासरूम में कुछ पिकनिक है तो पिकनिक में मदद करनी है, और ये वो, तो ये जो डूज एंड डोंट्स है, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, तो उमा मेडडाडी हमारी पेरेंट बोर्ड मेंबर ने उसके एक्सपीरियंस के आधार पर एक बड़ी सी लिस्ट बनाई है कि पेरेंट्स क्या करे क्या ना करे। वो हम जल्द ही शेयर करेंगे जब हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारी टीम हमने बनाई है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करे, एक दूसरे को सेलिब्रेट करे, तभी जाकर हम ये पार्टनरशिप बना सकते हैं। हमने आपको पार्टनरशिप के 5 स्टेप्स आज बताए हैं। जैसे आप ये 5 स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जैसे आप उसको वास्तव में ला रहे हो, तो ये भी याद रखिए कि हमें मेन स्ट्रीम के टीचर्स को जरूरत से ज्यादा जानकारी देकर उनको टेंशन नहीं देनी है, उनको ओवरवेल्म नहीं करना है। हमें टीचर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, ताकि वो आपके बच्चे के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना सके। लेकिन कुछ झूठी रिलेशनशिप नहीं बनानी है, गिफ्ट्स नहीं देने, ये नहीं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिस्पेक्टफुली और बहुत जेन्युइन इरादे से कीजिए। और याद रखिए, हमें इतनी भी डिमांड नहीं करनी कि जब आपको टीचर देखे या आपका ईमेल देखे या व्हाट्सएप मैसेज देखे तो सोचे हे भगवान, अभी इस पेरेंट से क्या पल्ला पड़ा है, अभी इससे डील करना है मुझे, राइट? ये भी याद रखिए कि जब बच्चा मेन स्ट्रीम में जाता है तो 1 साल की टीचर, एक क्लास की टीचर दूसरे क्लासेस के टीचर से आपके बच्चे के बारे में बात करेंगी, होपफुली अच्छी बातें करेंगी, क्योंकि आपने ये पार्टनरशिप बनाई है
ताकि बच्चे को सपोर्ट मिले। ये हमारी आज की इंफॉर्मेशन थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। 5 स्टेप्स पार्टनरशिप के, और ये कंसिडरेशंस जो पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स मेन स्ट्रीम टीचर्स मेन स्ट्रीम स्कूल के साथ काम कर रहे हो। हमें पता है कि आपकी कुछ क्वेश्चंस हो सकती है, कमेंट्स हो सकती है, आपकी स्पेसिफिक बच्चों के बारे में आपकी कुछ सवाल हो सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल है तो किसी स्कूल के साथ आप कैसा टाई अप करें, कैसे पार्टनरशिप करें, इसके बारे में सवाल हो सकते हैं। और हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक है। हमें ये समझना है कि अभी दुनिया में और पर्टिकुलरली इंडिया में मेन स्ट्रीमिंग के लिए क्या चैलेंजेस है, क्या बैरियर्स है। तो प्लीज हमें बताइए। हमारे सर्वे के थ्रू हम और एक सर्वे करेंगे मेन स्ट्रीम वेबिनार्स के बारे में, उसके थ्रू। और हमारे अगले सेशन में जरूर आइए, अगस्त 6 और 7 को, अगस्त 6 और 7 को। तो अगर आपके कोई सवाल हो या कमेंट हो तो प्लीज चैट या Q&A में टाइप कीजिए। जब तक आप टाइप कर रहे हो तो मैं जुड़े हुए सारे प्रोफेशनल्स को थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। हम अगले सैटरडे से प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये 8 हफ्तों का कोर्स कर रहा है। अगर आपको ज्वाइन होने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज कल तक रजिस्टर कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल हो, अगर आपने कभी हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं किया हो तो प्लीज हमें कनेक्ट कीजिए। हमारी फीस हमने यहाँ लिखी है, लेकिन हम ये काम करते हैं पैसे बनाने के लिए नहीं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप की जरूरत हो तो प्लीज बिना झिझक हमसे कांटेक्ट कीजिए और स्कॉलरशिप मांगिए। मेरी यूएस की मास्टर्स की ट्रेनिंग, मेरी यूएस में पीएचडी की ट्रेनिंग कंप्लीटली स्कॉलरशिप के आधार पे हुई है। हम ये स्कॉलरशिप आपने एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। तो प्लीज स्कॉलरशिप के लिए बिना झिझक पूछिए, और हम आपकी एप्लीकेशन की राह देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैं चैट में देख रही हूँ कि कोई कह रहा है कि ये बहुत ही हेल्पफुल था। ओ, एक क्वेश्चन भी है। क्या हमें बच्चे की स्पीच क्लियर और फुल्ली डेवलप होने तक वेट करना चाहिए स्कूल में एडमिशन के लिए? एक्चुअली मुझे डर है यदि स्कूल में उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला उसकी स्पीच में तो कहीं बच्चा बोलना बंद ना कर दे। दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ चूजिंग द स्कूल, राइट? हमें ये देखना है कि बच्चे की क्या लेवल है, क्या तैयारी है। अगर रेगुलर स्कूल, मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए बच्चा तैयार नहीं है तो स्पेशल स्कूल का ऑप्शन है। और स्पेशल स्कूल के ऑप्शन में हमें देखना है कि क्या उसे सपोर्ट मिल सकता है। शायद बच्चा तैयार है, बस स्पीच क्लियर नहीं है। और आपने कहा स्पीच डेवलपमेंट, लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। क्या बच्चा अपने थॉट्स, अपने नीड्स और वांट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, समझ सकता है? और क्या जब बच्चा बोलता है तो उसकी स्पीच हमें समझ में आती है? बच्चे के बारे में और जानने बिना मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। सो प्लीज कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली। और हर एक बच्चे के ये डिसीजन प्रोसेस अलग अलग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स को सोच के होती है। हमें हमेशा ये देखना है कि क्या हम बच्चे को स्कूल में डाल के एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना रहे हैं, क्या हम बच्चे को सीखने में जो मजा है उसका अनुभव दे रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप में क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, इम्प्लांट के कितने मंथ्स के बाद मेन स्ट्रीम में एडमिशन करवा सकते हैं? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इम्प्लांट कब हुआ, बच्चे की तैयारी क्या है, बच्चे की हियरिंग एज क्या है, लैंग्वेज एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। अगर 10 साल का बच्चा एक वर्ड में बोल रहा है तो आई डोंट थिंक मेन स्ट्रीम में वो कुछ सीख सकेगा। तो इम्प्लांट कितने भी, कितना कभी भी हुआ हो, इम्प्लांट एज पर नहीं, लैंग्वेज एज पर बच्चे की मेन स्ट्रीमिंग के डिसीजंस लेने हैं। प्लीज हमारा पहले वाला वेबिनार देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में, ताकि आप इसके बारे में और जान सके। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। और कुछ सवाल न देखते हुए मैं आज का ये सेशन यही समाप्त करती हूँ। प्लीज हमें व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉलो कीजिए ताकि आपको
हमारा सर्वे भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानकारी मिल सकेंगी। अगर किसी प्रोफेशनल्स को कोर्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझे बताइए। अगर किसी प्रोफेशनल्स को मेन स्ट्रीम में कैसे सपोर्ट करें इसके बारे में सीखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज अपने फॉर्म में हमें बताइए। ऑलराइट, थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच। बाय।